हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं, जो पेपर आपका 15 मार्च को है। कितने मार्च को है? 15 मार्च को आपको कक्षा 9वीं का सामाजिक का पेपर है। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस पेपर में मैंने आपके सामने वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, साथ ही साथ सही विकल्प, रिक्त स्थान, साथ संपूर्ण सोल्यूशन के साथ लाया हूँ, ताकि आप लोगों की इसमें कन्फ्यूजन ना रहे, तो आप लोगों को अनुभव हो सके कि हम पे कितना बढ़ रहा है और कितना नहीं बढ़ रहा है। ठीक, तो ये वीडियो मुश्किल 10 से 15 मिनट की होगी। 10 से 15 मिनट में आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है, हम पे क्या बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बताओ, आप लोग सामने यहाँ पर रोल नंबर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूर्णांक भी दिया गया है। इसके बाद समय दिया है। तो 3 घंटे में आपको जो पेपर बनेगा वो पेपर पूरा करना है 3 घंटे में। ठीक, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाते हैं इस प्रकार से। चलिए, तो इस पेपर का मैं आप लोग सर्वप्रथम यहाँ पर सही विकल्प करूँगा, फिर इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान वो संपूर्ण सोल्यूशन के साथ यहाँ पर करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग भी मुझे बताते जाएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से है। ठीक, ताकि आप लोग इस प्रकार से मान लीजिए एक तरह से आपके पास एक पेपर है और आप लोग एक पेपर कर रहे हैं, वो आपका कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। वो आप लोग भी हमारे साथ यहाँ पर पेपर की तैयारी करेंगे। ठीक, चलो, तो पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो क्या लिखा है? सही विकल्प चुनकर लिखना, जो कि आपके 6 नंबर में है। ठीक, तो जैसा कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों पर कितना बढ़ रहा है। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक, तो देखो, पहला आपका राजस्थान है, दूसरा उड़ीसा है, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है, चौथा आपका त्रिपुरा है। ठीक, तो अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, जल्दी से वीडियो को रोके और कमेंट करें। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है उड़ीसा, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन सही है उड़ीसा। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते जाएं, ताकि मुझे अच्छा लगने लगता है कि चलो आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, दूसरा है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। जो नर्मदा नदी है तो उसका उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा से है, अमरकंटक से है, या वायगिरी से है, या पश्चिम घाट की ढाल से है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करें वीडियो को कर। तो बहुत बढ़िया, सब ने फिर ना आप लोगों ने कमेंट ऑप्शन सही लगा है अमरकंटक, तो बिल्कुल सही आंसर दिया अमरकंटक। इसी प्रकार से आप लोग हमें कमेंट बताते जाएं, मतलब आंसर देते जाएं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, चलो आपकी तैयारी है। ठीक, चलिए, तीसरा रूस के विषय में शांति, भूमि एवं रोटी का नारा किसने दिया था? कि प्लेटो ने, कार्ल मार्क्स, मोटेंसो, लेनिन। तो यहाँ पे एक बच्चे ने प्लेटो लिखा है, दो ने कार्ल लेनिस, बाकी बच्चों ने कमेंट किया है द ऑप्शन सही लेनिन, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो अब मुझे आशा है कि अब आप लोगों पर पेपर अच्छी तरह से बन ही जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को मैं तैयारी कराता रहता हूँ हर विषय की। जिस प्रकार से आपका ये सामाजिक का है, फिर अंग्रेजी का होगा, विज्ञान का होगा, संस्कृत होगा, इसी प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पर पेपर लाता रहूँगा, यानी मॉडल पेपर लाता रहूँगा, और इसी प्रकार से तैयारी कराता रहूँगा, ताकि आप लोग वहाँ पेपर देने जाए तो आप लोग अच्छी तरह से कर सकें। ठीक, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फिर आपके सामने चौथा है अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। जो अमेरिका के जो सैनिक अड्डे थे, जो पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो कौन से देश ने की थी? फ्रांस ने, या रूस ने, या जर्मनी ने, या जापान ने? फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, द ऑप्शन सही है जापान। ठीक, तो जापान बिल्कुल सही आंसर है। पांचवा लगा निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? जो इनमें से झील है, जैसे सामर झील है, बुलर झील है, डल झील है, गोविंद सागर है, तो इनमें से जो कौन सी झील है जो लवणीय जल वाली है, यानी लवणीय वाली? तो इसमें आपका सही आंसर क्या रहेगा बताओ? तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, सामर, यानी ऑप्शन सही है। तो इसका 5 हो जाएगा ऑप्शन सही। चलिए, छठवां देखते हैं। छठ में लगा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जो उत्तरी मैदानों में बहती है हवा रहती है, तो हम क्या कहते हैं इनमें से बताओ? काल वैसाखी कहते हैं, या व्यापारिक पवने कहते हैं, या लू कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते, बताओ? हाँ, तो इसका सही आंसर है लू कहते हैं, यानी कि आपका ये वाला सही आंसर है, यानी कि लू, यानी साफ सही है। ठीक, यानी जिसे अपन लोग अपनी भाषा में लपट भी कहते हैं। ठीक, जो गर्मियों में जो हवा चलती है, गर्म हवा, तो हम लपट भी यानी लू कहते हैं। फिर इसके बाद जस्ट इंग्लिश में दी गए, मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। चलिए, अगला है इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाला। अब है आप सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना आपको? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। जैसे यहाँ पे लगेगा गंगा की मुख्य धारा भागीरथी से निकलती है, मतलब कि जो गंगा की जो मुख्य धारा है भागीरथी, वो किससे निकलती है? तो अब लोग आपको कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? गंगोत्री हिमानी। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग इस प्रकार लिखना है यहाँ पर। चलिए, हम इस पर लिख देते हैं, एक अलग से पेज पर लिख देते हैं, पेपर में कहाँ लगे। ठीक, तो इस प्रकार से पहले में लिखोगे आप लोग गंगोत्री हिमानी। ठीक, गंगोत्री हिमानी। ठीक, इस प्रकार से। चलिए, दूसरा देखते हैं।
दूसरा लिखा है भारत की वर्षा का वार्षिक औसत है, जो भारत की वर्षा होती है उसका वार्षिक औसत कितना है, तो 105 सेंटीमीटर। ठीक। तीसरा, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं करता है। वो क्या करता है, तो उत्पादन एवं उपभोग करता है। नहीं, तीसरे में लिखेंगे आप लोग उपभोग। ठीक, उपभोग भी लिख सकते हैं। चौथा लगा मानव, तीसरा अपना, हाँ तीसरा हो गया है उपभोग करता है। चौथा है सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी की हालत बहुत खराब थी। तो चौथे का क्या लोगे, तो चौथे लोगे पेटागाड। राजधानी, राजधानी कौन सी है, पेटागाड है। देखिए आपका चौथे वाले में लिखेंगे आप लोग पेट्रोगाड, पेट्रोगाड। ठीक, इस प्रकार से लिखने चौथे वाले। पांचवा लिखा है जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ डेम्स ने लिखी। तो पांचवे का हो जाएगा साल्टन वेयर। क्या पांचवे लोगे, साल्ट विराट। ठीक, और छठवा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर गेहूं क्रांति की शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट ने जारी किया था। तो किसने किया था, तो इसमें हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। किसने, इंदिरा गांधी। ठीक, गांधी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर इसका भी आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सीख भी सकते हैं, साथ ही आप लोग इस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं, रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए पढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने आपको इंग्लिश में दिए गए हैं। इसके बाद अगला पेज निकालते हैं हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर क्या, सही जोड़ियाँ। क्या है, सही जोड़ियाँ। चलो हम आपके साथ यहाँ पर सही जोड़ी भी करेंगे। तो सही जोड़ी भी आपके सामने यहाँ पर 6 नंबर में दी गई है। तो किस प्रकार से करना है सही जोड़ी, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाऊंगा, बाकायदा लिख के दिखाऊंगा आपके सामने यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सामने लिखा है जदीदी। क्या है, जादीदी। तो जदीदी का आप लोग किससे मिलाओगे, तो जदीदी के मिलाना आपको किससे, ये मिलाएंगे आप लोग किससे, इसका मिलाओगे आप लोग रूसी साम्राज्य सक्रिय समूह धार्मिक ऑप्शन मिलाओगे। तो इसमें पहले का मिलाओगे गा से। ठीक, और दूसरा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर वाइमर गणराज्य की स्थापना। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, तो जो वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 9 नवंबर 1918 को। यानी घ ऑप्शन सही हो जाता है। तीसरा लगा डायट्रेज ब्रेडेंस। तो डायट्रेज ब्रेडेंस की इसका हो जाएगा आपका का ऑप्शन है, मतलब कि तीसरे का लोगे का ऑप्शन हो जाएगा जर्मन। ठीक, का ऑप्शन सही है। चौथा विश्व का 5वां बड़ा देश। तो चौथे का हो जाएगा विश्व का 5वां बड़ा देश कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने ब्राज़ील, मतलब कि एड़ा वाला हो जाएगा ब्राज़ील। और 5वां है तुषारातपात, यानी 5वें का हो जाएगा उत्तर में। तुषारातपात कहाँ है, तो वो उत्तर में ही 4 चम्मच का हो जाएगा। 6वां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो सभी को पता है ये कब हुआ था, पारित हुआ था, ये हुआ था 1913 को। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे जी आपके मतलब कि जो आपको बस सही जोड़ी दी गई है उनके जी सही आंसर इस प्रकार से मिलाओगे। पहले का गा, दूसरे का घा, तीसरे का का, चौथे का ड़ा है, और 5वें का है यहाँ पे सा वाला है, मतलब कि 5वें का चा वाला है, 4 चम्मच का लगा जी। और यहाँ पर 6वें का तो आपका पता है का मतलब खा खरगोश वाला है। ठीक, तो ये 4 चम्मच का लगा, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन। तो ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है जी हम। अब स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर ये पेज नंबर 14 जिसमें लिखा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक, तो हमको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो जो भी आपके 6 नंबर में है, कितने नंबर है, 6 नंबर। तो इनको भी हम एक पेपर से अच्छे आपके सामने यहाँ पर लिख के वो करके दिखाएंगे। तो हम बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य उत्तर देना, हमें क्या करना है, एक शब्द एक वाक्य उत्तर देंगे। तो एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी 6 नंबर के दिए गए हैं। ठीक, तो अगर हम एक शब्द एक वाक्य उत्तर करते हैं तो इनके आंसर भी आपके सामने यहाँ पर बाकायदा दिखाऊंगा। और आपको पता है तो आप लोग हमें बेहिचक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसमें इसका सही आंसर ये है और इसका सही आंसर ये है। तो चलिए शुरू करते हैं एक वाक्य उत्तर। तो पहला आएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिनको नहीं पता तो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर देखने से पहले हम आप लोगों को बता दूँ कक्षा 9वीं वाले ठीक, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखें हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने पर सामाजिक का रिविजन करा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपका अंग्रेजी का, संस्कृत का और विज्ञान का रिविजन कराऊंगा, ताकि आप लोग और भी ये पेपर रहेंगे आपके, तो ये भी आपको अच्छे से रिविजन के साथ करें, तो आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे, वो घबराहट ना हो, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने पहले ये बोला था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, कर लीजिए। ठीक, तो पहला था, तो पहले ही कहा था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सभी को पता है गंगा। दूसरा लिखा है दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक क्या है, जो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ है
तो वो एक क्या है, तो वो हो जाएगा भाई एल नीनो। क्या हो जाएगा, एल नीनो। तीसरा देखते हैं, तीसरा लिखा आप लोग सामने, यूनानी में कोर्सिका का अर्थ क्या होता है, तो यूनानी में होता है कोर्सिका का अर्थ शासन। चौथा देखते हैं, चौथा लिखा आप लोग सामने, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसका मतलब महात्मा गांधी। किसने किया था, महात्मा गांधी ने, ठीक, महात्मा गांधी। और पांचवा देखते हैं, पांचवा लगा है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है, तो लोगों झेलम। क्या कहलाता है, झेलम। और छठवां लगा आप लोग सामने, प्रायद्वीपीय भागों में है, सॉरी छठवां, पाकिस्तान में चे नाम ने मिलने वाली नदी, जो पाकिस्तान में चे नाम से मिलने वाली नदी है तो कहाँ है, तो वो उसका लगेगा आप लोग प्रायद्वीपीय भागों, प्रायद्वीपीय भागों में, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सामने यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य उत्तर पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको भी आप लोग इस प्रकार से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन मैंने आपके सामने करा दी है। पढ़ते हम लोग नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे सत बताना आपको, ठीक है। तो क्या करना आपको, सत बताएंगे। तो सत किस प्रकार से बताना बोर्ड में आपके यहाँ पे सामने यहाँ पे सुबह का लिखूंगा, समझाऊंगा, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक। तो पहला देखते हैं, तो पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पे, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। तो देखो भारत में जो होती है वो अनिश्चित ही होती है, तो इसका हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सत्य। दूसरा देखते हैं, दूसरा लगा है कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 999 है, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा लगा है पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरा भी हो जाएगा सत्य। चौथा, एकीकृत बाल विकास सेवा 1975 में शुरू की गई थी, तो ये हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा हाँ की गई थी, मतलब कि सत्य है। पांचवा देखते हैं, पांचवा लगा आप लोग सामने यहाँ पर, चलिए पांचवा यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि 1929 में आर्थिक महामंदी के दौर हुआ था, तो ये भी हो जाएगा सत्य, हाँ हुआ था। छठवां लिखा है शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो ये हो जाएगा, ये आपकी है असत्य, तो ये लोकधन की अवधारणा नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये 5 दिए गए हैं, यानी 6 दिए गए हैं, 6 सत जिनके आंसर आप लोग सामने 6 की मैंने यहाँ पर नीचे बता दी है, जो कि आप लोग वीडियो को रुकने को पढ़ भी सकते हैं, वो अगर आप लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। अब नेक्स्ट रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर 2-2 नंबर के दिए जाएंगे, फिर आपके 4-4 5 नंबर के क्रमानुसार रहेंगे, ठीक। तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। साथ ही जो आप लोग देख सकते हो जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आने की भाई काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। और साथ ही आप लोगों को इससे आपको मालूम भी हो जाएगा कि हम इसके आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपके सामने यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि मैंने आंसर की जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपकी किताबों आपकी गाइडों से ढूंढ करके आंसर इस PDF बना लिया, और इस PDF के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा है, जो 2 नंबर में है, कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी, ठीक। अथवा भारत में किन किन राज्यों को कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो आप लोग सामने यहाँ पर 2 पेपर रहेंगे, सॉरी 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 में से कोई एक करना है, चाहे आप लोग ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला, ठीक। तो ये भी आपको सुविधा मिल जाती है, ठीक। तो इस प्रकार से करेंगे, ठीक। तो हम लोग ऊपर वाला ही कर लेते हैं। तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग इस प्रकार से। तो इसका आंसर आप लोग समझ रहा, जो आप लोग देख रहे सन 1869 में, ठीक, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी, ठीक। तो ये आपका पूरा पूरा आंसर है। तो आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक के पूरा पूरा लिख भी सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में नहीं 7वां वाला क्वेश्चन लिख दें, इस प्रकार से थोड़ा पेन पलट लो। जी 7वां क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, मौसम से क्या आशय है। जो मौसम होता है तो मौसम का क्या आशय है, तो मौसम का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, मौसम से क्या आशय है, तो लिखो। तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग, मौसम का आशय किसी स्थान विशेष के किसी निर्धारित समय की वायुमंडलीय दशाओं, ठीक, तापमान, वायुदान, हवा, आर्द्रता एवं वर्षा से होता है। वायुमंडल की उपयुक्त दशाओं को ही जलवायु और मौसम के तत्व कहते हैं। तो आप लोग इस प्रकार वीडियो को रुक इसका आंसर पूरा का पूरा समझ लेंगे, बाकायदा लिख लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। तो 8वां क्वेश्चन में लिखा था वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, ठीक। या भारत के इस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। तो हम लोग ये वाला कर लेते हैं, 2 नंबर में काफ़ी सरल भी है। तो देखो वृष्टि छाया प्रदेश,
तो इसका आंसर लिखोगे पर्वतीय वायु विमुख ढाल क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं हो पाती और वह क्षेत्र शुष्क रह जाता है वृष्टीय छाया क्षेत्र की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर है पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरल है। मतलब जो पर्वतीय वायु विमुख ढाल क्षेत्र होते हैं वहाँ वर्षा नहीं होती है, ठीक, वहाँ पे ओनली क्या शुष्क क्षेत्र रहते हैं, हम वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा सरल है, 2 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं। जो व्यापारिक पवनें होती है तो हम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे। देखो भूमध्य रखिए, दो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों ही गोलार्ध की के उच्च वायुदाब कटिबंधों निरंतर बहने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से पूरा कंप्लीट वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, बाकायदा इसको समझ सकते हैं, बाकायदा देख भी सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से आया समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। कॉन्वेंट का क्या है। जो कॉन्वेंट होता है तो उसका क्या है, तो कॉन्वेंट का आशय होता है धार्मिक जीवन को, ठीक। तो इसका आंसर लिखोगे कॉन्वेंट का क्या है, तो कॉन्वेंट धार्मिक जीवन से को समर्पित समूह की इमारत है, ठीक। जो कॉन्वेंट धार्मिक जीवन की संप्रेरित समूह की इमारत है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10वें का आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें लिखा है ड्यूवा पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जो कितनी छोटी सी लिखनी है क्योंकि 2 नंबर में है, और अथवा में है कोऑपरेटिव क्या था। तो हम लोग इसी का आंसर देख रहे हैं, कोऑपरेटिव क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा ना करेंगे, ठीक। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से 1 मिनट दिख नहीं रहा होगा, हाँ देखा। तो लिखोगे कोऑपरेट ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। जैसे कि हम लोग कोई मतलब अपन लोग कोई कार्य करते हैं, ठीक, तो एक समूह बना के काम करते हैं, ठीक। फिर जो उससे जो आय होती है यानी जो पैसा मिलता है तो हम एक मतलब कि काम के अनुसार बांट देते हैं। जैसे मान लो तुमने कम काम किया तो तुम्हें कम पैसा मिलेगा, तो इसी प्रकार से ये भी कहते हैं। तो हम इसी को हम लोग क्या कोऑपरेटिव कहते हैं, जो कोऑपरेटिव है इसी को हम कहते हैं, ठीक। फिर लगा लेटेक्स क्या है, इसका उपयोग बताइए। जो लेटेक्स क्या है इसका उपयोग करना, तो क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका लिखोगे आप लोग, इसका लिखो रबड़ के पेड़ से प्राप्त तरल पदार्थ को, जो मतलब जो रबड़ के पेड़ होते हैं तो इनकी जो प्राप्त पदार्थ होता है हम लेटेक्स कहते हैं, ठीक। इनका उपयोग हम रबड़ निर्माण में कहते हैं। जो रबड़ आती है ना बनाए, तो ये अपन पेड़ों से जो मतलब कि गोंद निकलती है या बोले जाए तरल पदार्थ निकलता है, जो हम लेटेक्स कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में लिखा है नागरिक का कार्य लोकतंत्र किस प्रकार प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है नागरिक का कार्य लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। जो नागरिक का कार्य होता है वो लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए वो इसका अंतर्गत अथवा लिखा था डेमोक्रेसी शब्द किस प्रकार की भाषा किसके शब्द है। तो हम 13 का अथवा करेंगे डेमोक्रेसी शब्द वाला, ठीक। तो डेमोक्रेसी वाला करना आपको, तो इस प्रकार से लिखेंगे डेमोक्रेसी यूनियन शब्द है, डेमोक्रेसिया से बना, ठीक। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग, ठीक। जो डेमोस होता है उसका अर्थ होता है लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, ठीक। तो लोगों का शासन है। इस प्रकार डेमोक्रेसी लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, ठीक। आगे समझे तो डेमो मीन्स का अर्थ डेमो मीन्स होता है लोग और केसिया मीन्स होता है अर्थ, तो मतलब कि लोगों का शासन। तो इस प्रकार से आप लोग इसका पूरा का पूरा आंसर वीडियो को रुक कर पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेहरू जी संविधान, 1 मिनट अब आए समझे। जो नेहरू जी संविधान निर्माता का क्या शपथ चाहते थे, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लेंगे। नेहरू जी ने कहा कि एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना, ठीक। इसका अर्थ है कि दरिद्रता का अज्ञान और बीमारियों का अवसर असमानता का अंत। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 14वें का उत्तर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने जी वाला 14वां क्वेश्चन आपका 2 नंबर में है, ठीक। इसको हम कर लेते हैं। सॉरी 14वां था अपना 15वां। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15वां का जो भी 2 नंबर है, जैसा है संविधान संशोधन क्या है। तो इसका अर्थ उत्तर लिखेंगे कि देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाला
बदलाव संविधान संशोधन कहलाता है। जो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है, तो उस देश में संविधान में के जो बदलाव किए जाते हैं तो हम संशोधन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15वीं का उत्तर हो जाता है संविधान संशोधन। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो मिल रहा है, शिशु मृत्यु दर क्या अभिप्राय है? जो शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 में देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, शिशु मृत्यु दर से आशय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। जो मतलब जो शिशु होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, उनकी जो 1 साल में कम आयु होती है, मतलब कि 1 वर्ष से कम आयु होती है, मतलब कि जिनकी 1 साल से कम आयु है, मतलब कम उम्र है, और शिशु की मृत्यु से है। शिशु मृत्यु दर 1991 से 1947 घटकर 2016 में 37 पर आ गई है। तो पहले शिशु मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब शिशु मृत्यु दर कम गई है। तो इस प्रकार से वीडियो को रुक कर पूरा आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, मौसमी बेरोजगारी का अर्थ बताइए। या किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी क्यों? तो इसका आंसर जो है, जो आपका 2 नंबर में, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। थोड़ा आपको देखने होगा, अब देखा होगा। तो हम मानव पूंजी को सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि इसी पूंजी द्वारा दूसरे संसाधन जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी उपयोगी बनाते हैं। मानव पूंजी का निवेश ही अन्य संस्था का उचित उपभोग करवाता है। ठीक, और जापान जैसे देश में मानव संसाधन का निवेश किया है, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। आज वह विकसित धनी देश है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके सामने यहाँ पे 3 नंबर में दिया है। कितने नंबर है? तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका 3 नंबर है, तो हम 3 नंबर में करेंगे। जो कि आप लोग जाना है कि भारत और एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? जो भारत है उसको एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? अथवा कन्याकुमारी को कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर है। तो हम लोग ये 18 बार करेंगे। तो थोड़ा 3 नंबर है, तो हमको सुधा बड़ा ही लिखना है। तो बड़ा किस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से अगर मैं आप लोग सामने यहाँ पर इस पूरे पीडीएफ आपको सामने दिखा रहा हूँ। अब चलिए, इस प्रकार से मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा और आपको बोरिंग भी लगेगा। तो चलिए मैं अब इस पीडीएफ को आपको दे देता हूँ और आप इस पेपर को भी देख लीजिए। ठीक, तो पूरा का पूरा आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है और इसके बाद 23वां है। और तो अब ये सबका इस पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ। तो इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, दो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि आप लोग घर बैठ के अच्छे आसानी से पढ़ सकें। ठीक, तो इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, या वहाँ पर नहीं मिले आपको तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मैं आपको इसको डाल दूँगा तो आप लोग अच्छे आसानी से मतलब कि डाउनलोड कर सकते हो। और जो नेक्स्ट पेपर है कौन से विषय का है, सब लोग कमेंट करके जाएँ कि सर मेरा अगला पेपर अंग्रेजी का है या संस्कृत का, कौन से विषय का, जल्दी कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।